दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल जबरदस्त तेजी के बाद आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। एक तरफ तो बाजार में बहुत ही जबरदस्त हमने तेजी देखी है, करीब 1000 पॉइंट की भारी तेजी। उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने Q4 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जल्द ही हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा। Q3 कैसा था और आगे Q4 की क्या संभावना रह सकती है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फरवरी महीने में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने एक नया इतिहास रचा है। क्या है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे देखें इंडिया लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप करे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, ताकि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी को इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। और इसके लिए इस बिजनेस टाइप के माध्यम से जिस तरह से हो इक्विपमेंट और कम प्राइस में बने ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटे। तो इन सारी बातों को समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से और वो बड़ी डील को समझेंगे जिसकी वजह से आज गिरावट हुई। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 58,991 के स्तर पे क्लोजिंग देगी। हमने 1031 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी 1.78% दौड़ा आज BSE सेंसेक्स। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको फ्री देने की अनाउंसमेंट की है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस अलग करने जा रही है और इसको एक शेयर आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो अगर आपको रिलायंस के बारे में जानना है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हो। उसमें सारी जानकारी आपको रिलायंस के संबंधित मिल जाएगी और क्यों आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे के क्या टारगेट रह सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको रिलायंस के इस वीडियो में मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। 22,814 के स्तर पे 1.97% की ज़बरदस्त तेजी थी। अब सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 8.05 पर, क्लोजिंग कल की 7.95 की थी। यानी 8 के स्तर को आज छुआ, 8.25 का हाई भी बना क्योंकि सुबह सुबह अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई क्योंकि आप समझ सकते हो स्टॉक में बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला लोगों को कम समय में। यानी लगभग 20% के आसपास की तेजी अगर किसी को देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। लो बना 7.85 का और अंत में क्लोजिंग 7.90 पर रही, जहाँ पे 0.63% की गिरावट हुई। तो इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी देगी है कि उन्होंने अपने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है क्योंकि सेबी का लॉ बना हुआ है। जब क्वार्टर रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है उसकी जानकारी उनके स्टाफ से संबंधित, उनके बोर्ड से संबंधित लोगों को होती है और उसका किसी प्रकार से वो मिस यूज न करे, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो अब जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो, उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है और ये तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 40 आवर्स के बाद में ही वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये सेबी के रूल्स के तहत इस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब जल्दी हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। अगर हम पिछले इनके रिजल्ट को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो 2019 में 5.14 थाउजेंड को बीच का इनको टोटल रिवेन्यू मिला था और उस समय कंपनी को 1.53 थाउजेंड को बीच का लॉस हुआ था। 2020 की बात करें तो रिवेन्यू गिर के 3,000 को बीच तक आ गया और लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड को बीच तक पहुँच गया। ये कोरोना का काल था। 2021 की बात करें तो फिर से रिवेन्यू बढ़ के 4.19 थाउजेंड को बीच तक पहुँच गया और कंपनी को 0.10 थाउजेंड को बीच का प्रॉफिट हुआ। 2022 में कंपनी का रिवेन्यू सीधा बढ़ के 6.69 थाउजेंड को बीच तक पहुँच गया, लेकिन कंपनी को लॉस हुआ 0.20 थाउजेंड को बीच का। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और पिछले एक साल की ही बात करें तो प्रॉफिट दुगुना है कंपनी का। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 37.69 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 78.36 करोड़ के आसपास पहुंच गया। जून का आंकड़ा आपको बड़ा दिखाई देगा। ये जो बड़ा प्रॉफिट है 2433 करोड़ का, इसमें जुड़ा है अदर जो भी इनकी इनकम है उसके माध्यम से, यानी जो पहले का उसका कोई आउटस्टैंडिंग मिला है उसकी वजह से आंकड़ा आपको बड़ा दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल आप देखो पिछले एक साल से काफ़ी क्वार्टर दर क्वार्टर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और लग रहा है कि आने वाले समय इससे भी शानदार रिजल्ट रहना हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में फरवरी महीने में 122 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है, जिसमें आप देख सकते हो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल है और सोलर और विंड पावर है और इसके माध्यम से देखें तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से ये जो डाटा स्टोर किया गया उसमें देख सकते हो 15% की इंक्रीज दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले जो क्वार्टर में देखें तो इसमें आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 175 गीगावाट का जो टारगेट है उससे 30% की कमी दिखाई दे रही है। सरकार ने अपना 500 गीगावाट का टारगेट सेट किया 2030 तक के लिए, जिसमें 50% फॉजिल फ्यूल्स और 50% नॉन फॉजिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा।
इस बार जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है 186.4 बिलियन यूनिट्स के आसपास रहा है, जिसमें 20% की वृद्धि है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 155.3 बिलियन यूनिट्स के आसपास था। थर्मल पावर प्लांट की बात करें, इनका जो टोटल जनरेट कैपेसिटी उसमें 78.2% का योगदान रहा है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का 12.3% का योगदान है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पे जो सबसे बड़ा योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का ही है। फरवरी महीने में सबका मिक्स अगर रिन्यूएबल एनर्जी के अगर सोर्सेज की बात करें तो सोलर एनर्जी 7.5% का योगदान रहा, विंड एनर्जी का 2.5% का, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट 0.4% है और बायोमास और बायोगैस की बात करें तो 0.8% का यहाँ पे योगदान है। फरवरी महीने में देखें तो सोलर एनर्जी में 31% का इजाफा देखने को मिला है। विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे मात्र 1% का ही इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इजाफा हुआ है, यानी आने वाले समय में जो कैपेसिटी जो चाहते हैं वो पाई जा सकती है। और विंड एनर्जी में कम होने के पीछे वजह ये भी है कि जो ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी थी वो पसंद नहीं आ रही थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई, लेकिन सरकार ने उस पॉलिसी को बदल दिया है और आने वाले समय में एक फेयर पॉलिसी लाई जा रही है, जिसमें आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, फिलहाल राजस्थान और गुजरात है जो इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये राज्य है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो हिस्सा है काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि दूसरे राज्य भी इसमें अब रेस में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया और ताइवान मिलकर ऑफशोर विंड और सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक बिजनेस टाइप कर सकते हैं और जिसके माध्यम से आने वाले समय में जो ये सेक्टर में तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ताइवान इस समय सोलर वेफर्स बनाने में सबसे आगे है और एक लीडर पोजीशन बनाए हुए है और इंडिया इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया और ताइवान मिलकर इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी को पाया जा सकता है। तो इस समय इंडिया चाहता है कि सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में इस समय इक्विपमेंट बनाया जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे आए और ऐसे में ताइवान का साथ मिलने से इंडिया के लिए ये काम आसान हो सकता है। आप देखें तो इस सेक्टर में ताइवान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी आप पाई जा सकती है। तो दोनों का जो बिजनेस कोलैबोरेशन है इस सेक्टर में और एक शानदार तेज़ी ला सकते हैं। अब आप देखें तो आज जो गिरावट है इसके पीछे वजह क्या रही, सुबह बाजार खुलते ही देखें तो शानदार खरीदारी की डील हुई है जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ी। 9:15 पर देख सकते हो 8.20 की प्राइस से 14,29,000 शेयर की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 8.10 की प्राइस से 10,68,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:27 पर 8.05 की प्राइस से 10,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उस समय बाजार नीचे था लेकिन उसके बाद भी जम के खरीदारी होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9:33 पर 8 की प्राइस से 15,81,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:44 पर 8 की प्राइस से ही 12,44,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 10:22 पर 8 की प्राइस से ही 12,42,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 10:58 पर 7.95 की प्राइस से 14,12,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:45 पर 7.95 की प्राइस से 12,84,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आप देख सकते हो सुबह लगभग 11 बजे के बाद में दबाव बनना शुरू हो गया और बिकवाली की वजह से स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ और उसके बाद में बड़े फंड हाउस ने तो यहाँ पे बिकवाली नहीं की, लेकिन उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग शुरू की जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। एक तरफ तो बाजार दौड़ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे आ रही थी। उसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर, जो 12 बजे के बाद रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा बिकवाली, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डील कोई भी आपको दिखाई नहीं देगी। 12 बजे के बाद जो भी है वो सारी की सारी छोटी डील है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज बड़ी बिकवाली नहीं की है। शुरुआत जरूर थी, सुबह सुबह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है लेकिन उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर की वजह से इसकी प्राइस नीचे आई है। फिलहाल अब मैं इस बार इसके पीवट लेवल को चेक लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 7.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 6.65 तक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 6.25 तक जा सकता है। यानी गिरावट कंटिन्यू हुई तो ये 6.25 तक आने की संभावना है, लेकिन पॉजिटिव माहौल में आप देख सकते हो 8.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.75 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक अगर पहुँच कर फिर 9.40 भी हो सकता है, यानी स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जाने की संभावना बनी है। तो आज जो बिकवाली हुई है ये रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ज़्यादा है, बाकी बड़े फंड हाउस ने इतने बिकवाली नहीं की है, यानी बड़े फंड हाउस अभी भी इसमें खरीदारी करना पसंद करें। तो जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा फिर से इसमें तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि एक कल बहुत बड़ी तेजी बन गई थी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। बड़े फंड हाउस ने किसी ने एक अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, थोड़ा सा स्टॉक दबाव में आते ही रिटेल इन्वेस्टर शुरू हो गए और इसी वजह से गिरावट हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा जरूर, तो निवेश किया जा सकता है। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टी बैगर साबित होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।